अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की वापसी में जो कानूनी रुकावट है वो ख़त्म हो गई है। आज एक सेलिब्रेशन का माहौल है मुस्लिम लीग नून के हलकों में। थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे डॉन टीवी पे एक तकरीब का एहतमाम नून लीग की तरफ से किया गया। पार्टी का एक नया तराना रिलीज़ किया गया, बहुत सेलिब्रेशन की गई। मरियम औरंगज़ेब साहिबा होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी और बहुत से मेज़बानों से बेहतर ये वो काम कर रही थी। लेकिन ये एक माहौल है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर और मुंतज़िर हैं वो पार्टी कायद की वापसी के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एवन फील्ड और अल अजीज़िया केस में उनकी हिफाजती ज़मानत, जबकि एक एहतसाब अदालत की तरफ से भी जो तोशा खाना का केस है उसमें भी ज़मानत मंजूर की गई है। अदालत की तरफ से कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न किया जाए। अब मियाँ साहब की वापसी को लेकर इसके अलावा जो एक बहस काफ़ी दिन से छिड़ी हुई है वो है डील के हवाले से, जिसमें पीपल्स पार्टी हमें सर फहरिस्त नज़र आती है इन इल्ज़ामात के साथ। बिलावल भुट्टो ने कल एक जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स की वापसी के लिए जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को रोका गया। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। ये वापसी देर आयद दुरुस्त आयद है, लेकिन साथ ही साबित हो गया कि पाकिस्तान लंदन से नहीं चलाया जा सकता। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ पहलुओं से, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो पीपल्स पार्टी और दीगर लोगों के एतराज़ात हैं, कानूनी बहस भी है इसके हवाले से, कानूनी माहिरीन की राय भी बड़ी तकसीम रही है। तो ये जो एतराज़ात हैं ये मियाँ साहब की वापसी के तरीक़ाकार के हवाले से हैं, यानी जो निज़ाम इंसाफ के हवाले से जिस तरह उनको ज़मानत मिली है यहाँ पर मौजूद ना रहकर, या मियाँ साहब के तर्ज़ सियासत जिस तरफ अब जा रहा है उसके ऊपर है ये एतराज़ात, या मुल्क के अंदर एक अरसे से राइज जो सिलेक्शन का निज़ाम है इसके हवाले से, ये तमाम चीज़ें ऑल टुगेदर इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मियाँ साहब की वापसी की जो तैयारियाँ हैं इसका मैंने पहले जिक्र किया, वो उस पर कहीं हमें देख रहे हैं हम कि बंदे लाने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए मोटरसाइकिलें ऑफ़र की जा रही हैं, तो कहीं जन्नत की बशारतें भी दी जा रही हैं। इसके ऊपर भी कुछ बात होगी कि ये भी एक सिलसिला है हमारे यहाँ, क्या आज के दौर में ये चीज़ चल सकती है सियासत में। तीसरी तरफ ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात हो रही है। बिलावल भुट्टो ने भी ये बात की है कि कौमी मसाइल के लिए इसका जो हल है उसके लिए इत्तेहाद होना चाहिए और सब बैठ के बात करनी चाहिए। और PTI भी एक डायलॉग की बात कर रही है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान डायलॉग की बात करें। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम प्रोग्राम में इस पर बहस करते आए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या PTI से बात करेगी। आज इस हवाले से बात करेंगे कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो बात करे, क्योंकि गैर सियासी होने के जो दावे थे वो तो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो क्यों ना सियासी किरदार के साथ एक और मज़ीद राउंड कर लिया जाए, सियासी किरदारों के साथ बातचीत का, क्योंकि कल तक PTI फेवरेट तो थी, तो रियलिस्टिकली भी इसको हम जांचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब भी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से ही मुतालबा कर रहे हैं और उन्हीं से रब्ता कर रहे हैं। तो अगर तमाम तवज्जो का मरकज़ वहीं है और तमाम पावर्स का महवर भी वहीं पे है, तो फिर क्यों ना उनको वो बात करें इसके ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें होंगी। ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और मामलात हैं वो तो एक तरफ है, एक और मामला है जो इन तमाम चीज़ों पे हावी है और हमारे तमाम लोगों के जहनों के ऊपर भी हावी है, वो है फ़लस्तीन का जो मसला इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान के अवाम और सियासी क़यादत बिल्कुल मुत्तहिद होकर, यकजा होकर आवाज़ उठा रहे हैं मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए, उनके अवाम के लिए, और साथ ही साथ सब लोगों की, पूरी दुनिया की नज़रें मगरबी ममालिक के ऊपर भी हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका के ऊपर, उनके दोहरे मेयार के ऊपर, कि किस तरह से जो गज़ा में अभी अस्पताल के ऊपर बमबारी हुई उसमें भी इसराइल को क्लीन चिट दी है। ना सिर्फ क्लीन चिट दी है अमेरिका जैसी सुपर पावर ने, बल्कि मुकम्मल तौर पे उसको इंडोर्स भी कर रहे हैं। सब हैरान हैं, लेकिन ये एक मुल्क में, दुनिया के अंदर एक निज़ाम आ चुका है। तो इसके ऊपर हम बात भी, मैं चाहूँगी कि आज जो हमारे मेहमान हैं वो ख़ास तौर पे इस पर भी बहुत ओपिनियन रखते हैं, तो इस पर भी हम पहले हिस्से में बात कर लें प्रोग्राम के। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान, नवीद हयात मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, और हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। आप वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ एंकर और तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं नवीद साहब आपसे आगाज़ करूँगी। आज इस्लामाबाद में फ़लस्तीन की एम्बेसी में भी इज़हार यकजहती के लिए आप भी वहाँ गए, सदर मुमलिकत भी गए, और दीगर भी पाकिस्तान में शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसके ऊपर यकजहती का इजहार कर रहे हैं। ये जो इस आज के दौर के अंदर इस लेवल की इंसानी हकूक़ की पामाली, ये किस तरीके से हो रहा है ये मामला, इस पर आपके क्या ख्यालात रखते हैं आप? देखें, एक तो जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो इंसानियत सोज़ मज़ालिम हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो काबिल मज़म्मत हैं। आज फ़लस्तीन के एम्बेसी में जो एम्बेसडर थे फ़लस्तीन के, अहमद जवाद रबी साहब,
और जनरल हमीद गुल साहब की साहबजादी उज़्मा गुल साहिबा ने एक तकरीब का एहतमाम किया। उसमें तमाम मकातब फ़िक्र से लोग मौजूद थे, वकला भी थे, सियासतदान भी थे, उलमा भी थे। सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर बड़ी सख्ती से मज़म्मत की इसराइल के इक़दामात की, जो फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पे उन्होंने मज़ालिम ढा रखे हैं। और सबसे बड़ा ज़िम्मेदार इसको जो मैं ये समझता हूँ है वो मुस्लिम उम्मा है। इस मौके पर मुस्लिम उम्मा की खामोशी और जो हमने एक सो कॉल्ड OIC बना रखी है, उसके सिर्फ मज़म्मती जो अल्फाज हैं वो काफ़ी नहीं है। आप देखें हॉस्पिटल्स पे बमबारी, बाप अपने बेटे के टुकड़े उठा के दिखा रहा है, माँ बेटी के मरते हुए गले लगा रही है, बेटा भाई अपने छोटे भाई के मरते हुए कलमा पढ़ा रहा है। ये मनाज़र कोई भी नहीं सह सकता। देखिए हम सब जो है अपनी अपनी घर में फैमिलीज़ के साथ रखते हैं, हम अपने ऊपर रख के सोचें कि वो उनके लिए तो ये क़यामत से कम नहीं है। तो उसकी सख्ती से मज़म्मत करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। बहरहाल अवाम जो है उनके दिल जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं और आज सारे मकातब फ़िक्र के लोग ने यकदफ़ा बिल्कुल अपने तौर पे मुतफ़िक़ा तौर पे उनके इसराइल के इक़दामात की सख्ती से मज़म्मत की और एक ही मुतालबा किया कि हमारा एक ही मुतालबा है, कोई दो रियासतें नहीं, एक आज़ाद फ़लस्तीन, यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत। और जो हालात हम सब देख रहे हैं वहाँ के, उनमें किस किस बात का तज़किरा करें कि जो अस्पताल में अटैक हुआ, एक छोटा बच्चा जो उसमें बच गया, उसको सर्वाइव किया, लेकिन डॉक्टर को जिंदा हूँ उसको समझ नहीं आ रही कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। ये एक डॉक्टर जो इलाज कर रहा है उसके सामने उसी के घर वालों की लाशें आ गई। तो खोखर साहब, ये कहा जाता है कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पावरफुल ममालिक हैं, बाइडेन इंतज़ामिया इसराइल को कह रही है कि यू आर नॉट अलोन। तो ये एक वेस्ट जो है जो पूरी दुनिया को लेक्चर देता है इंसानी हुकूक का और आज़ादी इजहार का, ये किस तरह एक्सपोज होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, कैसे आप इसको देख रहे हैं? अब सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्फाज की सूरत में ना अपने गम का इजहार किया जा सकता है ना गुस्से का इजहार किया जा सकता है। जो इस वक्त सूरत हाल है उसने हर मुसलमान को दुनिया भर में परेशान कर रखा है, लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि आगे का रास्ता क्या है। इसी तरह के वाक़यात आज से 2 साल पहले भी हुए, आज से 5 साल पहले भी हुए, आज से 10 साल पहले भी हुए, 20 साल पहले भी हुए, लेकिन हम क्या कर सके। जब भी कोई इस तरह के इजराइल की तरफ से मजालिम किए जाते हैं, उसके ऊपर इधर पाकिस्तान में ऐवानों में गुफ्तगू भी हो जाती है, बड़ी पुरजोश तकरीरें भी हो जाती हैं, अवाम मुजाहरे भी कर लेते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं तमाम इस्लामी ममालिक में, लेकिन उनका आज तक नतीजा क्या निकला? कोई नतीजा नहीं निकला। और वो इसलिए नहीं निकल पा रहा अब सा कि हम ये बात नहीं समझ पा रहे कि हमारी आवाज़ के अंदर वो ताकत ही नहीं है। और वो ताकत इस वजह से नहीं है कि तमाम इस्लामी ममालिक को आप उठा कर देख लें और मेजॉरिटी उनकी जो है वो सारे के सारे कमज़ोर ममालिक हैं। हमारी किसी चीज़ में दुनिया में कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। हम जो ममालिक अमीर भी हैं वहाँ पर बादशाहते हैं, वहाँ पर उनके अपने मामलात हैं, हम आपस में यकजा नहीं है। हमारी आवाज़ इस वजह से नहीं सुनी जाती कि ना हम में इत्तेहाद है और ना ही हमारी आवाज़ की कोई वक़्त है। अब इस सूरत हाल को कैसे तब्दील किया जाए? इस चैलेंज को हमें इवेंचुअली मीट करना है। हमें अगर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, कश्मीरी भाइयों के लिए, दुनिया में रोहिंगा जो मुसलमान भाई हैं, हमें रास्ता तो निकालना है। कंडेम तो हम हर वक्त करते रहते हैं, रास्ता क्या है? अब वो रास्ता, अब हमारा अपना आप माशरा देख लीजिए इस मुल्क में कि हम तालीम के ऊपर कितनी तवज्जो देते हैं। हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, तो इस कमरे में मुझे एक भी चीज आप बता दें कि जिसकी ईजाद के पीछे ये कैमरा है, ये लाइट्स है, ये टीवी है, ये माइक है, कि जिसके पीछे आपको कोई मुसलमान साइंसदान नजर आए? बिल्कुल नहीं। आप नोबेल प्राइजेस की लिस्ट उठाकर देखें तो आपको अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, यूके, सैकड़ों लोग उनके मिलेंगे। आज उन्हीं टेक्नोलॉजीज की वजह से वो हम पर हावी हैं। हमें अगर उस रास्ता तलाश करना है तो रास्ता ये नहीं है कि हम अपने आप के साथ जैकटे बांधे और फट जाएं। ये रास्ता नहीं है। और ये इस रास्ते की तबलीग हमारे यहां बहुत अरसा होती रही है। हमारे लोगों को डिलिबरेटली इस रास्ते पे लगा दिया गया है कि हल सिर्फ यही है। हल आप
एक ही रास्ता है कि आपने अगर अपनी आवाज को तवाना करना है कि वो दुनिया में सुनी जाए, तो फिर आप किसी और चीज के लिए भी जाने चाहे, और वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, जिसकी बुनियाद पे आप जाके फिर कंपीट कर सके, आपकी मैशतें मजबूत हो। हमारे मुल्क, किसी इस्लामी मुल्क के अंदर कोई गवर्नेंस का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है एक दो को छोड़ के। तो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, तब हम उनके लिए कुछ कर सकेंगे, वरना इसी तरह हम रोते रहेंगे, एकजहती ही सिर्फ करते रह जाएंगे, वरना इसी तरह ही करते। शहजाद साहब, ये नोबेल प्राइज की भी बात खोकर साहब करें, हमारे यहाँ जिनको मिला उनको हमने वैसे ही ओन नहीं किया पाकिस्तान में। तो ये जो सूरत हाल है, होपलेसनेस है, और लोग कहते हैं कि बस दुआ ही कर सकते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं। तो इस तरह नवीद साहब बात कर रहे थे कि रद्द-ए-अमल पाकिस्तान का थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। पाकिस्तान कर भी क्या सकता था जब तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर कुछ नहीं कर सके इस बारे में? आप कैसे देखते हैं रिएक्शन भी पाकिस्तान का ऑफिशियली जो है इस पर? जी अब साहब बहुत शुक्रिया। और वाकई जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट ने बात की, दिल दहला देने वाले विजुअल्स हैं, खासतौर पे जब बच्चे खवातीन की आप इस तरह की फुटेज देखते हैं, वाकई दिल खून के आंसू रोता है। और जहां तक पहले पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल की बात कर लेते हैं, देखें कोई मैटर नहीं करता पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। बड़ी अच्छी बात है कि आप आवाज उठाते हैं, बड़ी अच्छी बात है आप इजहार यकजहती करते हैं, बट स्टेट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? मतलब पाकिस्तान के खुद इस वक्त देते हैं मसाइल है, $1 अरब डॉलर के लिए कभी हम IMF के पीछे भागते हैं, कभी सऊदी अरब, कभी चीन के पीछे भागते हैं। आप ये सोच लीजिए कि जब कश्मीर वाला मामला हुआ था, वहां पे भी इसी तरह आपको पता है कि पैलेट गन से जो है लोगों की आंखें तबाह की जा रही थी, जो इंसानी हकूक की पामाली वहां पर हो रही थी। हमने OIC बुलाने का मुतालबा किया, OIC का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में आके ये कह दिया कि अगर सऊदी अरब ने OIC का इजलास नहीं बुलाया तो हम उनके बगैर बुला लेंगे। ऐसा कोई उन्होंने जुमला कहा था, कंडेम करने की कोशिश की थी बड़े सटल तरीके से। और क्या रद्द-ए-अमल आया? सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो पैसे दिए थे, $2 या $3 बिलियन उस वक्त थे, वो उन्होंने वापस मांगना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के जो माशी हालात है वो बिगड़ना शुरू हो गए। तो मतलब ये तो हमारी हैसियत है। तो हमारी तो फ्रैंकली हम अपने मसाइल इस वक्त हल नहीं कर पा रहे, हम हर जगह भीख मांगने चले जाते हैं, तो हमारी तो कोई इस वक्त औकात है नहीं फ्रैंकली। जो अरब ममालिक है उनके पास एक ही एडवांटेज है, ये बिल्कुल ठीक कहा मुस्तफ़ा खोकर साहब ने, कि हमने तो ना तालीम पे खर्च किया है, ना हमने कोई इजाद में खर्च किया है, और इसलिए हम दुनिया से पीछे हैं। और तरीका यही है कम्पीट करने का कि आप कंपेटिटिव बने, और कंपेटिटिव बनना अगर आपने है तो उसकी शुरुआत यही होगी कि आपने तालीम को जो है फरोग देनी है। लेकिन जो इस वक्त हालात है उससे तो नहीं नजर आ रहा। एक कंपेटिटिव एज है अरब ममालिक के पास कि हमारे पास तेल है, गैस है, और क्या वो अरब ममालिक इस हद तक जा सकते हैं, जो ईरान का एक एडवाइस भी थी कि आप तेल की फराहमी इजराइल को बंद कर दें। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अरब ममालिक कोई इतना आगे जाने का सोच रहे हैं, बल्कि इस वक्त जो सऊदी अरब ने मुज़ाकरात भी जो है इजराइल के हवाले से वो खत्म नहीं किया, उनको सिर्फ मुअत्तल किया है जब तक ये जंग जारी है। तो मुझे नहीं लगता कि अरब दुनिया में इस वक्त क्या हो सकता था। जी। कल आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो ब्राजील की जो करारदाद थी उसको वीटो कर दिया यूएस ने। तो यूएस जब तक वीटो करता रहेगा कुछ नहीं होगा। और यूएस का रद्द आपको पता है कि तरीकेकार क्या है। अभी 15 साल पुरानी बात है, इराक पर हमला करके लाखों लोगों को मार दिया, बाद में कहा कि वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। दुनिया ने क्या कर लिया? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास ताकत है वो ताकत का इस्तेमाल करता है। जब अपने मफाद की बात आती है तो ह्यूमन राइट्स भी याद आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी याद आ जाती है। इसके अलावा खून खराबा करते हैं। हम हमास को कहते थे दहशतगर्द तंजीम है, बिल्कुल होगी, लेकिन जो रियासती दहशतगर्दी है जो हमें जंग की सूरत में नजर आती है, जिसमें सिविलियन कैजुअलिटी होती है, उसको दुनिया नजरअंदाज कर रही है। खोकर साहब की तरफ आऊंगी क्योंकि टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपके जो सोशल मीडिया पैगामात हैं आजकल वो रहते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी शामिल होते हैं। तो ये मियां साहब की वापसी के हवाले से मैं, नवीद साहब ने शायद वो ट्वीट आपका नहीं देखा होगा, मैं इनके लिए भी रिपीट करती हूँ, जिसमें आप कहते हैं कि जिस भोंडे अंदाज में सजा हुई मियां साहब को, उसी भोंडे अंदाज में उसकी वापसी का इंतजाम किया जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी खोकर साहब, आपका बेसिकली कंसर्न उनकी वापसी से रिलेटेड सिलेक्शन के हवाले से है या निज़ाम इंसाफ की वक़्त ख़त्म होने के हवाले से है? क्या चीज़ परेशान कर रही है आपको? परेशानी की तो पहली चीज तो ये है कि बदल कुछ भी नहीं रहा। 2018 में इमरान खान साहब लाडले थे तो सारा निज़ाम उनको इक़्तिदार में लाने के लिए यकजान यककल्ब होकर उनके साथ खड़ा था। आज वो ज़ेर एताब हैं, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ज़ेर एताब थे, और इस वक्त सारा का सारा निज़ाम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे यकजान यककल्ब होकर खड़ा है। पाकिस्तान में ये कब तक हम ये तजर्बे चलते रहेंगे? हम दायरों का जो ये सफर है ये कब खत्म करेंगे कि आज फलाना मंजूर नजर हो गया और कल फिर फलाना मंजूर नजर हो गया? अवाम कहाँ है इसमें?
अवाम के इश्यूज कहाँ हैं, रिफॉर्म्स की बातें कहाँ लेकिन हैं? खोखर साहब, अदालत से रिलीफ मिलना उनको कैसे बताते हैं कौन कि सी वो फेवरेट अदालत हो जी? गए? कौन सी अदालत? मतलब जो इस मुल्क में कानूनी जो रास्ता ही तो इस इख्तियार मुल्क करके में आ जो गए। निजाम इंसाफ है वो बेंड होता है हर वक्त, वो बेंड किया जाता है किसी एक मखसूस फर्द को सामने लाने के लिए और किसी को निजाम से आउट करने के तो लिए। भेजने के लिए अब भी जो उनको टेक्निकल बेंड किया नॉकआउट्स गया था होते निजाम हैं, को। अब देखें ना, टेक्निकल नॉकआउट्स जुडिशरी डिलीवर करती है, जुडिशरी ने हमेशा डिलीवर किया है। जुल्फिकार अली भुट्टो को इन्होंने नॉकआउट किया, शहीद बीबी को इन्होंने नॉकआउट किया, इन्होंने नवाज शरीफ को नॉकआउट किया, अब उनको वापस ला रहे हैं और इमरान खान साहब को नॉकआउट कर दिया। तो जो जुडिशरी का जो निजाम इंसाफ है हमारे यहाँ, उस निजाम इंसाफ और जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि जिसमें एक सजा याफ्ता कैदी, मुल्क में लाखों कैदी हैं, कि उसको इजाजत दी जाए कि वो सजा याफ्ता होने के बावजूद मुल्क से बाहर जाए, अपना इलाज करा ले? मैं जो सजा दी गई मियां साहब को किसी भी तौर पे उसका हामी नहीं हूं, बिल्कुल भी, जिस तरीके से वो दी गई। सिस्टम वाज रिग्ड अगेंस्ट हिम बैक देन, उनको निकालना था। नाउ सिस्टम इज रिग्ड इन हिज फेवर। नाउ सिस्टम इज रिग्ड इन हिज फेवर। तो ये हम कब तक ये सिलसिला चलाते रहेंगे? 75 सालों से हम ये सिलसिला चला रहे हैं। कभी हमने फातिमा जिन्ना को गद्दार कर दिया, कभी हुसैन शहीद सुरवर्दी को निकाल दिया, तहरीके पाकिस्तान के जो कारकुनान थे उनको एब्डो कर दिया, भुट्टो साहब को फारग कर दिया, शहीद बीबी को निकाल दिया, मियां साहब को निकाल दिया, आज इमरान खान साहब को फारग कर दिया। तो ये कब खत्म होगा? तो ये किसी न किसी वक्त अगर हमने देखे मुल्क को आगे लेकर अगर चलना है तो हमें फिर ये अपने सारे रवैये बदलने होंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आज तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन की वुकत ही नहीं रही, अदलिया की वुकत नहीं रही। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप आइन की सैंक्टिटी को कैसे रिस्टोर करेंगे, अदलिया अपनी सैंक्टिटी को कैसे रिस्टोर करेगी, कि जो हर वक्त आगे बढ़कर एस्टैब्लिशमेंट का जो टूल है बनकर अपना किरदार अदा करती है, ना वो आम लोगों को इंसाफ दे पा रही है, ना बड़े सियासी फैसले करके इंसाफ पैदा कर रही है, ना आइन की दुरुस्त इंटरप्रिटेशन कर रही है, जैसे उसको कहा जाता है वैसे कर देते हैं। तो ये हम कहां, किस मुल्क में रह रहे हैं? बड़ी नवीद साहब, बड़ी सख्त बातें भी हैं और काफ़ी ज़मीनी हक़ाइक़ के करीब भी हैं जो खोखर साहब कह रहे हैं। सो जुडिशरी के ऊपर रख के ये, जहाँ तक मैं समझी, इसमें एक वो समझते हैं कि वो हर बार जिस तरह जुडिशरी जो है वो करती है, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं इस पर कानूनी राय भी काफ़ी तकसीम है। हम एक्सपर्ट्स को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, वो भी ये सवालात तो उठा रहे हैं, इंडिपेंडेंट आवाज़ें भी। सो ये आप समझते हैं कि अब मियाँ साहब तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, वो पाकिस्तान के एक बड़े सियासी लीडर हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ हैं, फूल पत्तियाँ जहाज़ से निछावर करने की भी तैयारियाँ इस टाइम पे हैं। लेकिन फिर निज़ाम इंसाफ जो है वो एक उम्मीद है पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ के लंदन चला जाए, अगर इसी तरह चलना है मामलात को। देखिए, मैं खोखर साहब की कई बातों से तो इत्तेफाक करता हूँ। अगर जनरली ये देखें कि ये सारा सिलसिला क्या है, तो फिर तो जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके आज तक अगर आप देखेंगे तो एक ही कहानी चल रही है, किरदार बदल रहे हैं एक ही तरह की। आप शुरू से, जैसे खोखर साहब ने कहा, फातिमा जिन्ना से ले लें, कायद आज़म से ले लें, आगे चलते आएँ गवर्नर जनरल से ले लें, भुट्टो साहब से ले लें, नवाज शरीफ साहब से ले लें, आज जितने तक आएँ तो यही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये तो फिर पूरा निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, फिर एक इनकलाब लाने की ज़रूरत है कि वो आए और इस मुल्क का निज़ाम बदले, और कोई ऐसा हो कि इस मुल्क में आए और पता चले कि इस मुल्क में वाकई ही अवाम की हुकूमत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह का मामला नहीं है। तो चूँकि इसी सिस्टम के अंदर हमने चलना है, तो इसी सिस्टम में रहते हुए जब तक ये सूरत हाल चल रही है, बातों से तो हम वही बात है कि जैसे हम फ़लस्तीन को कंडेम कर देते हैं, सिस्टम में रहते हुए जस्टिफाइड है जिस अंदाज में उनको जमानत मिली है। अब इस बात पे आ जाते हैं। अब इसी सिस्टम में रहते हुए अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को जमानत मिली। देखें, ये जो जमानत है ये ट्रांजिट बेल है, या प्रोटेक्टिव बेल कह लें, या हिफाजती जमानत कह लें। इस जमानत का मेरिट से कोई तल्लुक नहीं है। ये जमानत आप हाई कोर्ट के इख्तियारात हैं। ऐसी मिसालें जी मिसालें हैं, मिसालें भी कोर्ट मिसालें हैं। आसमा अरबाब वर्सेस स्टेट केस है, रिपोर्टेड जजमेंट है, उसमें कन्विक्टेड थी और उनको वो जो है वो प्रोटेक्टिव बेल की हिफाजती जमानत दी गई। इसी तरह की और मिसालें हैं। इवन इमरान खान साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली और कहा गया, उस पर यह होल्ड किया गया कि जो प्रोटेक्टिव बेल है या हिफाजती ज़मानत है, दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन, कि वो किसी जगह अप्रोच करना चाहता है या सरेंडर करना चाहता है
तो उसको इस बात की इजाज़त होनी चाहिए। अब देखें, आप थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि उनको उस केस में ज़मानत हो गई है और वो उधर बैठे हुए और इधर ज़मानत हो गई है। ये इस तरह की मिसालें मौजूद हैं और उन मिसालों को सामने रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की है 24 तारीख तक, कि वो 24 तारीख तक आएँ और अपने आप को सरेंडर करें, और उसके बाद फिर जो मेरिट पे उनके जो मामलात हैं वो देखे जाएंगे। फिर उनकी ज़मानत होती है नहीं होती है वो सब्सिक्वेंट स्टेज है। कुछ कहना चाहेंगे आप ये पे जिस बात देखिए, मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो केसेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स है ना, हमने हजारों घंटे पैनामा के ऊपर गुफ्तगू की, हजारों घंटे हमने की, हजारों घंटे अब हम मजीद गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब के साइफर के केस के ऊपर। जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं वो मीनिंगलेस हैं। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं तो आपके 100 गुना भी माफ, अगर आप उनकी गुड बुक्स में नहीं है और आपने कुछ नहीं भी किया तो आप मुजरिम बना के कौम के सामने पेश कर दिए जाएंगे। तो ये कब तक हम चलाएंगे? देखिए, कुछ दिन पहले किसी गुफ्तगू हो रही थी तो एक साहब ने कहा यार 75 साल तो कौमों की तारीख में कुछ नहीं होता। तो वह एकदम ज़हन में ख्याल आया कि मैं कहा हजरत इस चीज़ पे भी ज़रा गौर कीजिए कि जर्मनी और जापान की 2 एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में उनको बमबारी करके फ्लैट कर दिया था, जापान के ऊपर एटम बॉम्ब्स फेंक दिए थे, 25 साल में 30 साल में दोबारा खड़े हो गए। महकूम कौमें थी। आसपास करीब भी मिसालें आसपास भी मिसालें मौजूद हैं। तो 75 साल एक कौम के लिए एक बड़ा लंबा अरसा होता है और उसमें हमने कसम खा रखी है कि हमने अपने आप को बदलना नहीं है। 25 करोड़ लोग हैं, उनकी जिंदगियों का सवाल है। जब तक आप ये हुक्मरान तबका अपनी आपस की लड़ाइयां नहीं खत्म करेगा, सियासी इस्तेकाम नहीं लेके आएगा, उनकी जिंदगियां कैसे बदलेंगी? कौन सी आज सियासी जमात है अब्सा की जो इस वक्त रिफॉर्म्स की बात कर रही है? पीपीएमएल कर रही है कौन सी रिफॉर्म्स? उम्मीदें पाकिस्तान, ये तो एक वेग सी बात है ना। मुझे बताइए कि रिफॉर्म 16 महीने जो हुकूमत के गुजरे, क्या उस वक्त ये उम्मीद नहीं थी? उनके अपने भाई वजीर आजम थे, तो उन्होंने मियां साहब के पास अगर कोई प्लान है तो उन्होंने छुपा के क्यों रखा हुआ था? अपने भाई को क्यों नहीं दिया? अपनी 16 महीने की हुकूमत को क्यों नहीं दिया? तो आप इस मुल्क को रिफॉर्म नहीं कर पा रहे, लोगों को सेहत नहीं दे पा रहे, तालीम के मौके नहीं दे पा रहे, मुल्क में खुशहाली नहीं ला पा रहे, इंसाफ नहीं लेके आ पा रहे, तो आप गुफ्तगू क्या है? गुफ्तगू ये है कि जी मुझे क्यों निकाला, और दूसरे साहब गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि जी कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। अवाम से अगर वोट लेना है तो वो रिफॉर्म प्लान मंशूर के ऊपर के आप ये प्रोग्रेस दिखाएंगे, वो गुफ्तगू ही नहीं है। चलो, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। लोग कुछ कहते हैं कि एक ऐसे मुल्क में जहां जलसों के अंदर बिरयानी की प्लेटें दी जाएं, वहां पर कौन एक्सपेक्ट करेगा कि आवाम को मंशूर भी देना होता है। उन जलसों का बेसिकली मकसद होता है मंशूर देना। एक ब्रेक, वापस आएंगे। शहजाद इकबाल साहब का तफसीली कमेंट हम इस पे शामिल करेंगे कि हम किस किस्म के मियां नवाज शरीफ साहब को देखेंगे जब वो वापस आएंगे। वो एक फातिहाना अंदाज वाला मियां साहब होंगे या जिस तरह कहा जा रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर गए? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहजाद इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी वक्त ज़ाया किए बगैर। अब उनकी वापसी के हवाले से मियाँ साहब की जो कानूनी तौर पे जो बात है, वो तमाम बात यहाँ पर बड़ी तफसील से हुई है। मैं चाह रही थी आपसे इस पे बात करें कि ये डील और कॉम्प्रोमाइज़ हैं, ये तो एक तरफ है बात, लेकिन हम किस किस्म के मियाँ साहब को वापस देखेंगे? क्योंकि ये जो एक चैप्टर हुआ कि उन्होंने एहतसाब की बात की, वो बात वापस ले ली, तो एक मोहतात किस्म के मियाँ साहब होंगे जो बहुत एहतियात के साथ बात करेंगे, एक्सेप्टेबल अंदाज अपनाएंगे, या एक फातिहाना अंदाज के साथ मियाँ साहब आएंगे कि उनके जो बड़े राइवल थे, हरीफ थे, वो इस वक्त जेल के अंदर हैं और जो उनको लाने वाले थे वो तारीखी मायूसी का शिकार हुए हैं इस सारी चीज़ को एक्सपोज होने पे। सो किस किस्म के आप समझते हैं कि वो वापस कैसे सेंटिमेंट के साथ आएंगे? अच्छा, अब सर ये जवाब देने से पहले जरा जो ब्रेक में जाने से पहले बात हुई उस पर कमेंट करना चाहूंगा। अभी ये मिसाल दी गई कि आसमा अरबाब के केस में जो है वो कन्विक्टेड थी और उनको प्रोटेक्टिव बेल दी। ये 2017 का फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और यही 2 जजेस थे जो आज जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ साहब को बेल दी है। और इसमें मेरे ख्याल से ये पता नहीं क्यों कोर्ट किया जा रहा है, आसमा अरबाब पे नैब की इंक्वायरी थी जब उनको दुबई से बुलाया गया और प्रोटेक्टिव बेल मिली। वो कन्विक्टेड नहीं थी, इनफैक्ट उसके 2 साल बाद वो इंडाइट हुई थी, तो वो कन्विक्टेड नहीं थी। अभी तक मेरे सामने आपने कहा कि लीगल फिटरिटी इस पे तकसीम है, मुझे नहीं लगता तकसीम है, क्योंकि मैंने आज तक किसी एक शख्स को कोई मिसाल देते हुए, कोई पुरानी नजीर देते हुए नहीं देखा है कि फला केस में शख्स कन्विक्टेड था और वहां पे उनको बाद में प्रोटेक्टिव बेल मिली थी। ये बात सही है कि ये बेल है, इसलिए तकसीम कह रही हूं शहजाद, सॉरी, जैसे नवीद साहब भी एक राय रख रहे हैं, जहांगीर जदून साहब भी एक बहुत बड़ा नाम है, राय तो रखे ना, लेकिन राय को सपोर्ट तो करें ना, लीगल अब सर लीगल आर्गुमेंट तो देना कि कौन सा ऐसा केस है। कभी कहते हैं वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहिबा को वो कन्विक्टेड थी, उनको बेल मिली थी, वो इन एब्सेंशिया कन्विक्टेड थी, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे थी और उनके मौजूदगी में कोई ट्रायल चला था। तो अभी तक कोई ऐसी रेलेवेंट मिसाल नहीं दी गई है।
जब वो बाहर गए थे वो भी एक एक्सेप्शनल फैसला था, लेकिन चले उस वक्त उनकी तबीयत खराब थी, हुकूमत वक्त उस वक्त कह रही थी कि अगर वो नहीं जाएंगे तो शायद हालात और ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ जाए, उनकी मौत हो सकती है, तो चले एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई। अब एक्सेप्शन क्रिएट करने की क्या वजह है? मुझे तो वही वजह नजर आती है जो नून लीग हमें बताती रही है। नून लीग कहती थी इमरान खान लाडले हैं अदलिया के, इसलिए ये चुटकी बजा के उनको इंसाफ मिल जाता है, उनको बेल मिल जाती है। तो अगर वो कल लाडले थे, आज लाडला तब्दील हो चुका है, बाकी जो सूरत हाल है वो तो हमारे सामने है। तो मुझे कोई रेलेवेंट मिसाल नहीं नजर आई है अब तक किसी ने जो लीगली दी हो कि हाँ देखें ये कन्विक्टेड था, इसको बेल मिली, ये मुल्क से बाहर गया, अब इनको जो प्रोटेक्टिव बेल मिली है ये मुल्क में वापस आएंगे और फिर अपने आप को सरेंडर करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला है, एक लॉयर के हवाले से जब बेल पिटीशन दायर की गई थी, वो कन्विक्टेड थे, तो उस फैसले में यह कहा गया था कि अगर आपको कैद की सजा हुई है तो आप कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं कर सकते, आपको पहले कैद होना पड़ेगा, इंप्रिजनमेंट होगी और फिर आप अपना केस जो है दायर करेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई है और शायद अब तमाम जो इस वक्त कन्विक्टेड लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि हमें पहले अदालत से जेल से बाहर निकालें, हम अपना मुकदमा लड़ेंगे, अगर आप वो मुकदमा हार जाते हैं, अपील अपना हमारी खारिज हो जाती है, फिर आप हमें डाल दें। ये तो एक नई मेरे ख्याल से नजीर कायम की गई है। और जहां तक सवाल है मियां साहब किस तरह के होंगे, अच्छा कुछ अरसे पहले मेरी ये राय थी। शहजाद अगर आप मुझे एक सेकंड दें, मैं नवीद साहब को यहाँ पे एक चीज़ के लिए ऐड करती हूँ। ये जो कंसर्न शहजाद इकबाल साहब को हो रहा है वो तो कानून से ताल्लुक मतलब आपका है, उनका तो नहीं, वो तो हमारी तरह जर्नलिज्म करते हैं और इकोनॉमी को कवर करते हैं। वो परेशानी नवीद साहब आपको क्यों नहीं हो रही? देखिए ऐसी बात नहीं है, ये यहाँ पे मेरिट का तल्लक नहीं है। वो ये इस बात को भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो 2 केस थे, एक में उनकी सज़ा सस्पेंड हो चुकी थी, दूसरे में अपील उनकी ज़ेर समाअत थी। अपील जो है वो कंटिन्यूशन होती है आपके ट्रायल का, तो वो कह देना कि कन्विक्टेड हो गए और वो सज़ा याफ्ता हो गए और उनको वो मिल गई, ज़मानत मिल गई, ये बात नहीं है। फिर कोर्ट की परमिशन से वो गए, देखिए अदालत की इजाज़त से वो गए, उसके बाद वो नहीं पेश हुए, सब्सिक्वेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया। ये इजाज़त से नहीं गए, हम ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी तस्वीर है या नहीं है ना? अदालत की इजाज़त से ही इमरान खान को सादिक और अमीन कराया था, अदालत ने ही गॉडफादर कहा था नवाज शरीफ को, तो मैं कह रहा हूं अदालत ही करती है। प्रपोजिशन अदालत तो खुद भी कहती है कि हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। प्रपोजिशन यही है ना कि जब वो अदालत की इजाज़त से गए वो वापस नहीं आए और उनको फिर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया। और आसमा अरबाब के केस पे यही है कि वो एब्सकॉन्डर थी और उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई। तो इसमें और दूसरा इसका मेरिट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो सरेंडर करना चाहते हैं, आगे कोर्ट मुतलका अदालत देखेगी कि इनको अदालत में जमानत देनी है या नहीं है। की कोई मिसाल ये इस बेसिस सर देखें कितने केसेस में ये एक रूटीन की बात है, लेकिन नोटिस भी नहीं करते। हम डेली प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती जमानत, ट्रांजिट बेल फाइल करते हैं। कोई सियासी लीडर आता है मेरे पास, दोनों मेहमानों को बिल्कुल बतौर एक लीगल। जी शहजाद साहब, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया, 2015 का 3 रुकनी बेंच का फैसला है कि अगर किसी को कैद की सजा हो गई हो तो वो अदालत में आके सरेंडर नहीं कर सकता, आपको कैद होना पड़ेगा। आप मुझे किसी एक शख्स की वजह बता दें। नहीं वो बेल के लिए, that liar was not seeking protective bail, he was seeking bail before arrest। वो अभी भी ऐसा ही है कि बेल बिफोर अरेस्ट किसी के नीचे से डिसमिस होती है, वो ऊपर जाता है, वो कहते हैं पहले सरेंडर करें, अपने आप की गिरफ्तारी दें, फिर आए। अब अलकादर ट्रस्ट का इमरान खान साहब का फैसला देख लें, उसमें हिफाजती ज़मानत के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, वो अगर आपने पढ़ी है तो बेशक आपको पता होगा कि उन्होंने उसमें ये डिक्लेयर किया है कि इट्स अ फंडामेंटल राइट। हो चुकी है 7 साल की, जो रेलेवेंट मिसाल है कि हिफाजती जमानत या प्रोटेक्टिव बेल। चलें शहजाद साहब कर लें मुकम्मल। दोनों केस में नवाज शरीफ साहब का विनफील्ड का केस हो, उनकी सजा मुअत्तल हुई तो फिर वो उनकी कन्विक्शन बरकरार रही, सजा उनकी मुअत्तल हो गई। तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा, जेल में थे, जेल से बाहर नहीं आए, वो जेल में अरेस्टेड थे, सजा हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने अपनी सजा सस्पेंड कराई है। खैर चले इस बहस में हम पढ़ते रहेंगे, मैंने आपको लीगल आर्गूमेंट दे दिया इसका क्या है। जहां तक सवाल है कि नवाज शरीफ साहब अब जब वापस आएंगे तो क्या होगा, मेरे ख्याल से पहले तो मेरी ये राय थी कि पता नहीं वो अभी तक ये तय हुआ है कि नहीं हुआ है कि वो अपने लिए कैंपेन करने आएंगे या अपने भाई के लिए कैंपेन करने आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह 24 घंटे के अंदर पिटीशन फाइल होती है और लीगल टीम से पहले वहां पे नैब प्रोसिक्यूटर मौजूद होते हैं फैसला केस के लिए, और 24 घंटे में फैसला भी आ जाता है। और इसके अलावा शहबाज शरीफ जाके कहते हैं कि नहीं, आपने किसी साबिक जनरल का नाम नहीं लेना, आपने किसी जज का नाम नहीं लेना, आपने एहतसाब की बात नहीं करनी है, और फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब मान जाते हैं। उसके बाद ना वो बाजवा साहब का जिक्र करते हैं, ना फैज साहब का जिक्र करते हैं, ना साबिक जजेस का जिक्र करते हैं। तो उससे तो ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है कि अगर मैंने अवाम की ताकत से नहीं, मैंने ताकतवर हल्कों की ताकत से इख्तिदार में आना है तो मैंने समझौता करना पड़ेगा।
शायद मुझे शहबाज शरीफ के तर्ज की सियासत करनी पड़ेगी, तभी मैं एक्सेप्टेबल हूँगा। और इशारे तो ऐसे ही मिलते हैं कि नवाज शरीफ साहब अब ये सोच के आ रहे हैं कि मैंने वोट को इज्जत दो की बात नहीं करनी, मैंने किसी के एहतसाब की बात नहीं करनी, जो कि पिछले काफी अरसे से ये कहा जा रहा था कि 2 अदवार के बाद नवाज शरीफ साहब ये सीख गए कि सिविलियन सुप्रीमेसी से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है, और अगर इंटरवेंशन होती रही तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे ख्याल से वो जो भी पता नहीं कुछ अरसे के लिए शायद सीखा हो, या इसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ब्लेम इमरान खान का भी है कि जिस तरीके से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पिछले 7-8 साल में सारा एक माहौल तब्दील किया है, उस वजह से पूरी सियासत ही तब्दील हो चुकी है, मीडिया की आज़ादी खत्म हो चुकी है, ह्यूमन राइट्स पे जो बात करते थे वो बात नहीं हो सकती। लेकिन अब मौका मिला है नवाज शरीफ साहब को इस बदलती हुई सियासत में, तो वो उसका फायदा उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की भी ग्रीवेंस ये नहीं है कि क्यों वो किसी के सपोर्ट से आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी ग्रीवेंस ये है कि उनको उस तरह की सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही। पहले जब इमरान खान को मैं पीपल्स पार्टी की भी बात करती हूं, सपोर्ट मिली, तो उस वक्त उनका शिकवा था नवाज शरीफ साहब का कि हमें नहीं मिल रही, अब उनको मिल रही, तो पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है। मैं इस पे भी आती हूँ। मैं खोकर साहब, एक आपका ब्रेक से पहले एक मुख्तसर जो बात शहजाद साहब कर रहे हैं, और आप माइंड ना कीजिएगा इस सवाल, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। कुछ ग्राउंड रियलिटीज को भी तो हम देखें, शहबाज साहब मॉडल या प्राइम मिनिस्टर काकड़ भी हैं आजकल एक बहुत अच्छा मॉडल, तो वो सही नहीं है, बेहतर नहीं है अप्रोच। इस मुल्क में हमने कितने इस पे तजर्बे करने, इसमें हमने डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी देख ली, हमने हाइब्रिड रूल भी देख लिया, हाइब्रिड प्लस भी देख लिया, इट इज नॉट डिलीवर्ड। अगर वो डिलीवर कर रहा होता तो चले एक आर्गुमेंट क्रिएट हो जाता जी कि बड़ी डिलीवरी हो रही है और बस ठीक है आप लोग खामोश बैठे। हालांकि केयर टेकर दौर है, लेकिन अमनो अमान है, प्राइम मिनिस्टर एक्टिव है, उनकी सरगर्मी देखिए। द पॉइंट इज SIFC जो बनाई गई, क्या SIFC को डॉलर लेकर आ सकी मुल्क में? क्या SIFC की अगर हम इसकी डिटेल में जाना शुरू करें तो देयर इज नो लीगल, आई मीन आप मैंडेट से आगे जाके एक चीज कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद 2-3 जो अच्छे काम भी हुए, जिस तरह डॉलर की कीमत कम हुई, जो स्मगलिंग की रोकथाम है, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म हल है? आप ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ मार्च तक IMF की फैसिलिटी है जो $3 अरब की आपके पास मौजूद है। उसके बाद क्या होगा? किसी के पास जवाब है? तो आई मीन अगर आपने मुल्क को वाकई ठीक करना है तो आपको ये एक्सपेरिमेंट्स बंद करने होंगे। अपनी नेबरहुड में देख लीजिए, डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही एंड ऑफ द डे डिलीवर करती है। अगर आप ये समझें कि सुबह उठे और हालात ठीक हो, नहीं होंगे, वो आके महाजराई करेंगे तो मामला ज्यादा खराब नहीं होंगे। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टी के मामला खराब। महाजराई क्यों होती है? महाजराई इसलिए होती है कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है आप उसको हुकूमत नहीं करने देते, आप उसको वक्त से पहले निकाल, अदलिया को साथ में लाके आप निकाल देते हैं। वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मकाफाते अमल है कि हमें नेचुरली सारी चीजें वापस मिल गई तो अब हम क्या शोर डालें, ग्रेसफुली हम मामलात को चलाते हैं। और ग्रेसफुली भी सिर्फ इक्तदार के एक छोटे से हिस्से के लिए, ये भी नहीं कि आपको इक्तदार मुकम्मल मिल रहा है, इक्तदार मुकम्मल नहीं मिलेगा और ना कभी किसी को मिला है। एक छोटे से इक्तदार के टुकड़े के लिए आप अपना सारा जो स्टांस है वो आप जाया कर रहे हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आई मीन मैं फिर एक ब्रेक की तरफ ही चली जाती हूँ, वापस आएंगे। पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है, शहजाद साहब ने भी जिस तरह तस्करा किया, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वक्त कम है लेकिन मैं चाहूँगी आप दोनों मेहमानों का एक क्विक कमेंट। खोकर साहब, आपकी सबका पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी वही बात कर रही है जो काफ़ी हद तक आपके साथ की बात से मुतफिक नज़र आ रही है। बयानात हैं बिलावल साहब के, लेकिन कुछ आमाल में भी तजाद नजर। शहजाद साहब ने आखिर में जो बात की है पीपल्स पार्टी के हवाले से कि उनके अपने अरमान पूरे नहीं हुए, गुस्सा बेसिकली इसका निकल रहा है। ये उसूल की बात है जो इस वक्त बिलावल साहब कह रहे हैं कि सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाला, क्योंकि जरदारी साहब भी तो जाकर इस्टेब्लिशमेंट से ही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। मैं थोड़ा केयरफुल होता हूँ पीपल्स पार्टी के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मेरा एक ताल्लुक रहा है, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन लोग ये चीजें नोटिस कर लेते हैं। मियां साहब ने आपका क्या बिगाड़ा है खोकर साहब? फिर देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सबसे पहले आपके वजीर आला वहां पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में मरदमशुमारी को नोटिफाई किया हुआ, ये जानते हुए भी कि इसके नतीजे में इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, और फिर उसके बाद मुतालबा करना कि जी इलेक्शन 90 दिनों में क्यों नहीं हो रहे। तो ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जिस पीपल्स पार्टी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी। आईन की खिलाफ वर्जी हुई जब ये हुकूमत में थे, दोनों सूबों में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इलेक्शंस नहीं हुए। ये पीपल्स पार्टी के लिए एक कॉन्वर्सेशन अहमियत रखती थी। फिर जब वफाक में खुद थे, यहाँ के इलेक्शंस डिले हुए, उसके अंदर हिस्सा डाला, और फिर उसके बाद कहा कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तो लोग ये चीजें महसूस कर लेते हैं। MQM भी तो कराची में यही मुतालबा कर रही है ना कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नहीं मिल रही। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि केक का एक पीस है
और उसके के हिस्से के ऊपर जो है वो लड़ाइयां हैं। असूल नहीं है, असूल नहीं है, असूल इसमें कहाँ है? तो यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम कब तक ये सारी सियासत करते रहेंगे कि हाँ हम एस्टेब्लिशमेंट को राजी कर लें और उसके कंधों पर चढ़ के हम हुकूमत में आ जाएं। इस चीज को बदलना होगा और इसको बदले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। मैं शहजाद साहब एक क्विक कमेंट आपसे भी इसके ऊपर, आप क्योंकि बात कर रहे थे पहले, ये पीपल्स पार्टी की बात में शिद्दत आएगी या फिर ये अगर कोई सेटलमेंट हो जाए, कोई वादे वगैरह हो जाए तो फिर एक दफा पुरसुकून माहौल होगा और सब अच्छा है? देखिए ना, कुछ मिसालें ले लें। 2018 के इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का वादा किया था ज़रदारी साहब ने, और उन्होंने फिर जब बलूचिस्तान हुकूमत गिर गई, सनाउल ज़रदारी साहब ने इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने कहा देखें हमने कहा था हुकूमत गिराएंगे, गिरा दी। और मुस्तफा खोखर साहब उस वक्त बड़ी बात है पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस्तेमाल हुए एस्टैब्लिशमेंट के हाथों। अब ये देखें मेयर का इलेक्शन जिस तरह कराची में हुआ है, 25-30 जो थे मेंबर्स वो पीटीआई के पहुंचे ही नहीं और पीपल्स पार्टी का मेयर बन गया कराची में, वरना जमात इस्लामी का मेयर होता। तो उस वक्त तक तो कोई एतराज नहीं था पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उस वक्त ये बातें हो रही थी कि जब ये पीटीआई टूटेगी तो बाप के लोग शामिल होंगे पीपल्स पार्टी में, साउथ पंजाब के लोग शामिल होंगे, केपी में लोग शामिल होंगे। लेकिन बाप के लोग जो कुछ गए भी थे वो वापस बाप में आ गए। पंजाब में आईपीपी पार्टी बन गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन केपी में बन गई, तो पीपल्स पार्टी शिकवा करती रही कि हमारे में पार्टी में लोग शामिल ही नहीं हुए। तो अगर वो हो जाते तो उनको भी कोई शिकवा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो जिस पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही, कल आप इमरान खान साहब को कहें जो इतने जिहादी बन के फिर रहे थे 1 साल से और बात कर रहे थे सिविलियन बालादस्ती की, जमहूरियत की, उनको आप हाथ पकड़ाएं, एस्टैब्लिशमेंट भी पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये जो अभी डिस्कशन हो रही थी कि ऐसा ही होता रहा और ऐसा ही होता रहेगा और इसी निजाम में रह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सोल्यूशन नहीं है। ये मुल्क अगर बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह है। कोई वजह है कि हम अपने पड़ोसी से 90 की दिहाई में आगे थे, बहुत सारे इंडिकेटर्स में आगे थे, आज हम उनसे पीछे हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि देखें यही निजाम है, इसी में रहना है, तो फिर ये मुल्क जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। और खुदा ना खास्ता जो इस वक्त हालात है उस वक्त कभी भी हम डिफॉल्ट कर सकते थे। तो मुझे तो अगर इसी तरह चलना है तो उसमें तो पाकिस्तान की बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही फिर। हाँ, बड़ी दुखी, बहुत ही कम मेरे पास वक्त है, लेकिन नवीद साहब सवाल इससे आगे चली जाती हूँ, अगर इसमें आप ऐड कर लें कि फिर सियासतदान आपस में बात करें, क्योंकि बिलावल साहब भी कह रहे हैं बात करने की, या बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही हो, क्योंकि दे कॉल द शॉट्स। देखिए हमारे सियासतदानों ने माजी से सबक नहीं सीखा, इन्हें आपस में भी मुतफिक होना पड़ेगा, आपस की सियासत भी करें, इख्तलाफात भी करें, लेकिन मुल्क की सलामती के कॉस्ट पे मत करें। हमारे मुल्क में जमहूरियत को चलने ही नहीं दिया गया, जो बुनियादी वजह है हमारे। आप अपने पड़ोसी मुल्क को देखें कि उनमें आज तक कभी माशाल्लाह नहीं लगा। एक दफ़ा को गलत हुकूमत आएगी, 2 दफ़ा आएगी, तीसरी दफ़ा आएगी, चौथी दफ़ा वो छांटी होती जाएगी, अवाम उनको रिजेक्ट करते जाएंगे। लेकिन हमारे बुनियादी जो ख़राबी है कि आज तक हमारी जमहूरियत को नहीं चलने दिया गया। एक टर्म पूरी होती है, दूसरे टर्म में फिर कोई ना कोई तजर्बा कर दिया जाता है, फिर तीसरी टर्म में फिर कर दिया जाता है, और आज 75 साल तक यही हो रहा है। सिर्फ यही बुनियादी वजह है। जब तक 2-4-5 टर्म देखें, 2-4-5 टर्म भी अगर हुकूमतें पूरी चलें तो इस मुल्क में बहुत बेहतरी है, निज़ाम को तो इधर में बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया नवीद हयात साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और शहजाद इकबाल साहब। नाज़रीन, तीनों मेहमानों ने अपने विजडम का मुजाहरा किया है आज के इस प्रोग्राम में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहस किसी हद तक सैर हासिल लगी होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।